नमस्ते सलाम। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द एनालिटिक पोस्ट। और आज हम फिर से एक नई सीरीज को लेकर लौटे हैं, जिसके अंदर हम पाकिस्तान तालिबान टीटीपी के विषय में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए व्यूज राउंड के संपादक मनीष राय जी हमारे साथ हैं और वो हमसे जुड़ चुके हैं। तो चलिए चलिए उनसे चर्चा करते हैं हम। मनीष राय जी, नमस्ते। नमस्कार जी। क्या कैसे हाल हैं आप? चाल? बस मजे। आप जी बताइए। जी, सब कुशल मंगल। जय, सब कुशल मंगल है जी। अच्छा, तो मनीष राय जी, आजकल मध्य एशिया के जो ये देश हैं, वहां पे तो काफी उथल पुथल चल रही है। हाँ, पूर्व जो है मिडिल ईस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं, भारत तो उसको वेस्ट एशिया कहता है। मिडिल ईस्ट जो नाम है मध्य पूर्व, वो वेस्ट का दिया हुआ है। जी। उथल पुथल तो देखिए वहाँ शुरू हमेशा रहती है, जी। पर हाँ आजकल थोड़ी कुछ ज्यादा ही है। दक्षिण एशिया के भी कुछ ऐसे देश हैं जहां पे उथल पुथल बनी ही रहती है। अभी हाल ही में आप देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष विराम का इनका समझौता था, उसको आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान तालिबान के मुखिया ने उसको समाप्त कर दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल। अभी ये जो घोषणा हुई है औपचारिक रूप से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से नवंबर 30 को उन्होंने इस बारे में अपनी प्रेस स्टेटमेंट दी कि भाई वो औपचारिक रूप से इस युद्ध विराम को समाप्त घोषित करते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान के लिए तो ये एक विषम परिस्थितियां हैं और कठिन समय है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान कई सारे मोर्चों पे एक साथ मतलब सामना कर रहा है। जैसे अर्थव्यवस्था खराब है, राजनीतिक अस्थिरता है, बलूच विद्रोही जो हैं वो काफी हमले कर रहे हैं, और अब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो स्थिति तो काफी चिंताजनक है। और खास तौर पे जो नए चीफ आए हैं, जनरल आसिम मुनीर, आ, उनके लिए ये शुरुआती समय ही काफी कठिन लगे रहेगा, ऐसा लग रहा है। ये जो पाकिस्तान तालिबान ने औपचारिक घोषणा के बाद आप पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर कुछ स्थानों पर हमले भी किए। तो इसको जी, आप कैसे देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान तालिबान है जो फिर से बड़े हमले करने की तैयारी में है, जो पहले ये किया करते थे? पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो जी। स्थिति आज हुई, कि भाई युद्ध विराम की समाप्ति हुई, ये ऐसा था कि कोई बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं थी। जी। क्योंकि जब इसकी शुरुआत भी हुई थी वार्ता की, और हम्म। अफगान तालिबान खास तौर पे जो हक्कानी हैं, उन्होंने इसमें मध्यस्थता करके बातचीत करवाई थी दोनों पक्षों में, तो भी हम्म। इसमें से कुछ खास निकल नहीं पाया था। एक मतलब टेम्पररी सीज फायर बस हुआ था, आपस में एग्री। पर उसमें भी रह रह के छुटपुट झड़पें हो ही रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि अब ये कुछ समय की बात है कि आज नहीं तो कल ये सीज फायर जो है वो एक कच्चे धागे से लटका हुआ है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। अब ये स्थिति जो है, अगर हम सोचें तो ये एक दिन में नहीं आई। हुआ क्या था कि पिछले कुछ महीनों से ये स्थिति जो थी धीरे धीरे इस ओर बढ़ रही थी। जैसे अगस्त में क्या हुआ था कि अफगानिस्तान में पक्तिया प्रोविंस में, और इसमें कुन्नार में हम्म। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 4 प्रमुख कमांडर मारे गए। अच्छा। इनमें से एक तो उनके संस्थापक सदस्य कमांडर थे, फाउंडिंग मेंबर, उमर खालिद खुरसानी। हम्म। ये लोग वो थे जो पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता के विरोधी थे, जो नहीं चाहते अच्छा। थे कि भाई इस तरह की टॉक्स की जाएं। क्योंकि पूरा टीटीपी भी एक मत नहीं था कि बातचीत होनी चाहिए। इन 4 लोगों की हत्या हुई, और हत्या कहाँ हुई? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में भी हत्या कहाँ हुई? तो पक्तिया में और कुन्नार में, जो कौन नाम है? हक्कानी नेटवर्क के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। अच्छा। वहां पे बिना हक्कानी के मर्जी के, अगर कहा जाए तो तो अतिशयोक्ति पत्ता भी नहीं नहीं होगी कि हिलता। पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर तो
तहरीक तालिबान पाकिस्तान की लीडरशिप को ये लगने लगा कि पाकिस्तान सरकार जो है, फौज जो है, वो खुद हमले ना करके हक्कानी जो है उनके माध्यम से हम पे हमले करवा रही है, हमें कमजोर भी कर रही है और दूसरी तरफ हमारे साथ शांति वार्ता का एक धोखा भी दे रही है हमें। तो एक तो उससे उनका विश्वास इस वार्ता से हटता चला गया। दूसरा क्या हुआ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, आ, उनका हक्कानी नेटवर्क के साथ भी कुछ मनमुटाव अब जो है वो काफी सामने आया है। इस समय वो ज्यादा नजदीक होते जा रहे हैं कांधारी तालिबान के, अच्छा। जिनको लीड करते हैं मुल्ला याकूब। हम्म। देखिए, अब ये जो टीटीपी का जो एरिया है जहां से ये जहां मुल्ला एक तो याकूब वो तो मेरे अक्रॉस हिसाब जो से अफगानिस्तान, मुल्ला उमर के बेटे हैं ना? मुल्ला उमर के बेटे हैं और इस हाँ। समय जो हैं वो एक्टिंग रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर अच्छा, हैं हाँ हाँ। तालिबान के सरकार जी के। जी। और इस समय तालिबान में केवल एक वही हैं जो हक्कानी नेटवर्क को और सिराजुद्दीन हक्कानी को चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा। तो पहले शुरू से परंपरागत रूप से तहरीक तालिबान पाकिस्तान उन इलाकों में अफगानिस्तान के ऑपरेट करता था या शरण लेता था, अपने आप को हाइड करता था, जो हक्कानी नेटवर्क के कंट्रोल में थे। लेकिन अब उनका विश्वास जो है हक्कानी नेटवर्क से भी उठता जा रहा है। उनको बस अब ये बात और अच्छे से समझ में आ रही है कि हक्कानी नेटवर्क जो है वो केवल आईएसआई के इशारे पे काम करेगा और समय आने पे वो उनके साथ भी या तो धोखा दे सकता है या उनको आईएसआई के हवाले कर देगा। तो ये विश्वास जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, मुफ्ती नूर वली महसूद, उनको ये बात समझ में आई कि भाई इस वार्ता से कुछ निकलेगा नहीं और इस जी। सीज फायर को अगर हम जितना खींचते हैं उससे नुकसान हमारा ही है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज हमारे साथ कोई सीरियस नहीं है, बस वो थोड़ा सा टाइम ले रही है क्योंकि वो इस समय उसके कई सारे मोर्चे खुले हुए हैं। हाँ, ये समझौता होने के तो बाद भी वो इनके हमले तो पाकिस्तान गवर्नमेंट फोर्स के चलते ही रहे उनके ऊपर। नहीं, इनके ऊपर तो इतने अफगानिस्तान खास में। हमले, हाँ इनके ऊपर तो खैर इतने अफगानिस्तान हमले में मेरे नहीं हिसाब हुए से हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट फोर्सेस ने हमले भी किए कुछ इस ठिकानों पर। ऐसा नहीं, न्यूज़ों इनके में ऊपर आया। हमले तो की, जी जी, इनके हम्म। ऊपर हमले तो देखिए छुटपुट हो ही रहे थे। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है इनके साथ, या अगर कहा जाए तो पाकिस्तानी तालिबान ने भी, क्योंकि जो वार्ता हुई थी इनका डेलीगेशन गया था वहां हम्म। पे पाकिस्तान का, काबुल में बात हुई थी, तो जिस तरह की इन लोगों ने शर्तें रखी थी कि भाई जो फाटा है, जो फाटा को इस केपी के में, खैबर पख्तूनख्वा में जो मर्ज किया गया है वो जी। खत्म किया जाए, फाटा को दोबारा से एक्स्टैब्लिश किया जाए। तो इस तरह की जो डिमांड थी वो देखिए पाकिस्तान मानने वाला तो था नहीं। तो कहीं पर भी इन इस वार्ता में ऐसा नहीं था कि कहीं पर भी कुछ सहमति बन रही हो। अच्छा। लेकिन पाकिस्तानी फौज भी थोड़ा इस युद्ध विराम को खींचना चाह रही थी ताकि उनको थोड़ा समय मिल जाए, थोड़ी सी स्थिरता आ जाए और वो बाकी जो मोर्चे हैं उन पे थोड़ा सा अपने आप को सुदृढ़ कर ले, फिर इन लोगों से आराम से निपटे। तो यही है, तहरीक तालिबान को यही बात लगी और इसीलिए उन्होंने युद्ध विराम से अपने आप को पीछे खींच लिया। और आप देख रहे हैं अभी पाकिस्तान जो जिस स्थिति में है अभी एक कठिन दौर से गुजर रहा है। जी तो पाकिस्तान में आप देखेंगे तो पॉलिटिकल क्राइसिस है, राजनीतिक अस्थिरता, और बलूच विद्रोह अत्यधिक बढ़ भी गया है वहाँ पे। और आर्थिक संकट से भी वो गुजर रहा है। जी। और अब ये टीटीपी ने भी खुले तौर पर ये बोल दिया है कि अब हम युद्ध की धमकी दे दी है, मान लीजिए। खुला मोर्चा खोल दिया एक तरह से। तो पाकिस्तान इन सब चीजों से कैसे निपटेगा अब? जिस स्थिति में अभी वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान खुद एक एक तरफ कुआ और एक तरफ खाई वाली स्थिति बन गई है उनके। जी क्या बिल्कुल। निपट लेगा इन चीजों से? देखिए ये तो खैर समय बताएगा कि क्या निपटते हैं और वो क्या करते हैं, लेकिन जैसे मैं अगर आपको बता दूं कि तहरीक तालिबान जो इस समय का है हम्म। उसमें कुछ फर्क आया है अच्छा। पहले से। पहले जैसे आपको ध्यान होगा वो बड़े हमले करता था पाकिस्तान के शहरों में भी, वो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला हमला भी इन्होंने किया। और लेकिन अब जो 2018 में ये जो मुफ्ती नूर वली महसूद आए, जी जी। उन्होंने टीटीपी को एक तो उसमें कई काफी बदलाव किए। एक तो सबसे पहला उन्होंने काम किया कि अपने जो फाइटर्स हैं जी जी। उनके लिए एक मैनुअल बनाया
हाँ। अफगान तालिबान की तर्ज पे कि भाई हम लोग सिविलियन टारगेट्स जो हैं उनको टारगेट नहीं करेंगे, सिविलियंस को। हमारा जो मुख्य टारगेट होगा, लक्ष्य होगा, वो होंगे पाकिस्तानी फौज अच्छा। और पाकिस्तानी सरकारी प्रतिष्ठान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। ये हमारे मुख्य रूप से टारगेट होंगे। दूसरा उन्होंने क्या किया, मुफ्ती नूर मोली महसूद ने, कि उन्होंने टीटीपी को दोबारा से एकजुट किया। हम्म। जो मुल्ला फजुल्ला के सुप्रीम कमांडर बनने से कई ऐसे धड़े थे जो बिखर गए थे। अ, जो बिखर गए थे, अलग हो गए थे, या तो हम्म। उन्होंने अपना संगठन बना लिया था, जैसे अ, जमातुल अहरार, हाँ। या तो फिर वो आईएस के, मतलब इस्लामिक स्टेट खुरासान में खुरासानी। सम्मिलित हो गए, में चले गए थे। तो मुफ्ती नूर वली महसूद जो हैं, उनको वापस लाने में कामयाब रहे। उन्होंने अच्छा। संगठन को एकजुट किया और उन्होंने एक तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। अगर वो देखा जाए ना, तो इनमें और बाकी जो पहले के प्रमुख रहे हैं टीटीपी के, उनमें फर्क है काफी। एक तो ये बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे हैं। अच्छा। इन्होंने एक पॉलिटिकल अप्रोच, एक राजनीतिक चोला भी उड़ा टीटीपी का। अच्छा। उन्होंने क्या था, जमात ऐसा कुछ जमात है नहीं वो? नहीं नहीं, उन्होंने उन्होंने संगठन नहीं बनाया, उन्होंने अच्छा। पॉलिटिकल अप्रोच ली। उन्होंने क्या किया कि हम्म। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनको मतलब एक कहते हैं ना, ओपन लेटर, अच्छा। खुला मैसेज दिया कि देखिए, आप लोग खुद सोचिए कि ये जो फौज है, जो खुद प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी दुश्मन है, उसके खिलाफ आप लोगों को भी खड़ा होना चाहिए, ताकि जो फौज है वो राजनीतिक हस्तक्षेप ना कर सके। एक तो वो उन्होंने किया। दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो पश्तून तहाफुज मूवमेंट, पीटीएम जो है, जो एक सिविल मूवमेंट, पश्तून मूवमेंट चल रही है, और उसका पेटीएम समर्थन वाला। किया इन्होंने। जी। और दूसरे जो जो अलगाववादी संगठन हैं, जो मुख्य रूप से पाकिस्तानी फौज के साथ या सरकार के साथ लड़ते हैं, जैसे बलूच, उनके साथ समन्वय स्थापित किया। अच्छा। तो मुफ्ती नूर वली महसूद के आने से टीटीपी में फर्क पड़ा। और जहां तक आप कह रहे थे कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, तो देखिए, ऐसा तो कम लगता है कि दोबारा से पाकिस्तान के बड़े शहरों पे हमला करके, देखिए जो बड़े हमले ये लोग करते थे, उसके पीछे भी औचित्य क्या था, कि क्यों करते हैं। जैसे मार्केट में बम फोड़ दिया, पब्लिक स्कूल पे हमला किया, ये इसलिए करने के लिए कि भाई लोगों में एक संदेश जाए कि भाई ये जो पाकिस्तानी सरकार है, फौज है, ये आपकी रक्षा नहीं कर सकती। तो इसीलिए उन पे दबाव बने और वो हमारे साथ बातचीत करें, और हम उनके साथ फिर नेगोशिएट करें। ये एक प्रेशर टेक्टिक है, ज्यादातर आतंकी संगठन ऐसा करते हैं। पर मुफ्ती नूर वली महसूद ने अपने आप को इन चीजों से खींचा है, अलग किया है। इसमें उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पब्लिक सिंपथी लेनी है, कि भाई देखो, हम आ, अगर कहा जाए कि हम सच्चे मुसलमान हैं, हम शरिया की वकालत करते हैं, अगर हम लड़ रहे हैं तो किस बात के लिए लड़ रहे हैं, शरिया के लिए लड़ रहे हैं। और पाकिस्तानी फौज क्या कर रही है, पाकिस्तानी फौज सत्ता के लिए लड़ रही है, पाकिस्तानी फौज जो है वो रिसोर्सेज के लिए, बजट के लिए लड़ रही है, और क्या। तो ये फर्क है। तो अब आने वाले समय में भी देखिए, अब मैं मतलब इसको पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, पर काफी अंदेशा है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत टारगेट करेंगे, और खास तौर पे फाटा से, फाटा एरिया में, और जो फाटा की 7 एजेंसियां हैं, जी, वहां पे। वहां पे इनका समर्थन भी अच्छा है, वहां के लोकल लोगों में देखा जाए तो। समर्थन देखिए, अगर मैं आपको कहूं, जो फाटा एरिया है, फेडरली पख्तून जिले में। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, फाटा, हाँ, फाटा। इसमें 7 एजेंसीज आती हैं। अ, हम्म। खैबर, बाजोर, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान। वजीरिस्तान, औरकजई एंड बाजोर, 7 एजेंसीज हैं। तो ये जब भी पाकिस्तान में जब ये आई थी 1947 में, जब सम्मिलित हुई, तब भी इनको, इनका जो इंटरनल मैनेजमेंट है, वो यहाँ के कबायली सरदार ही करते थे। पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी सरकार जो है वहां पे इंटरवीन नहीं करती थी। वो उन लोगों के साथ अपने ताल्लुक ऐसे रखती थी, पॉलिटिकल एजेंट्स के थ्रू। अच्छा। तो इन लोगों को शुरू से आदत ही नहीं है कि ये सरकार का एक डायरेक्ट कंट्रोल अपने आप पे
मतलब उसको स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। तो इस वजह से तहरीके तालिबान पाकिस्तान का काफी, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूर्ण समर्थन है, लेकिन काफी हद तक समर्थन इन इलाकों में उनका है। अपन हम जब देखते हैं तो टीटीपी के, जब सोचते हैं टीटीपी के बारे में, तो एक बेहद खूंखार आतंकी संगठन के रूप में उसकी छवि उभरती है। तो ये टीटीपी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी पृष्ठभूमि क्या रही जब ये टीटीपी जब बना, ये 2007 में, जब बैतुल्ला महसूद ने इसको, इसकी स्थापना की। हाँ, अगर देखिए टीटीपी के जो संगठन के बारे में अगर हम बात करें कि वो कैसे अस्तित्व में आया, मतलब उसका ओरिजिन कैसे हुआ। हम्म। क्योंकि ये जो टेंडेंसी थी आ, पाकिस्तानी तालिबान वाली, ये एग्जिस्ट तो करती थी इन कबाइली इलाकों में बहुत टाइम से। लेकिन मतलब ये लोग क्या करते थे कि भाई जैसे अफगान तालिबान की मदद करना, उससे पहले जो अफगानिस्तान में मुजाहिदीन था, जब वहां पे रूस था, तो उससे लड़ने के लिए जिहाद, तो यहाँ से भी लोग जाते थे भाई जिहाद करने। लेकिन अब हुआ क्या कि 2001 में जब तालिबान वहां से सत्ता से हटाया गया अमरीकियों के द्वारा, और पाकिस्तान ने उसमें मदद की, जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार ने जो भी समर्थन कर सकते थे किया उनका। तो उस समय से ही जो ये फाटा एरियाज थे, यहाँ के जो पश्तून कबीले लोग थे, मैं सबको तो नहीं कहूंगा, पर वो लोग जो मतलब अफगानिस्तान में भी जाके, या जिनकी रिश्तेदारियां हैं वहां पे, या वहां पे जाके पहले लड़े थे कभी अफगान जिहाद में, उन लोगों के अंदर ये भावना आई कि भाई ये जो पाकिस्तान सरकार है, इसकी इस्लामाबाद की, इसने हमारे साथ धोखा किया है, इसने हमें अमरीकियों के हाथों बेचा है। एक ये भावना आई 2001 के बाद से ही। तो और दूसरा क्या होता था कि वहाँ पाकिस्तान जो कॉन्वॉय सप्लाईज लाइन जाती थी अमेरिका की मदद के लिए, मतलब जो सामान जा रहा है अफगानिस्तान में वो यहीं से जाता था खैबर पास के थ्रू, तो खैबर उस पे दर्रे। हमले करना, हाँ लूटना, ये सब करना होता रहता था। पर 2006 में मेरे ख्याल से कब का, हाँ 2006 अक्टूबर की बात है, एक ड्रोन हमला हुआ। ड्रोन हमला हुआ बाजोर में मदरसे के ऊपर, उसमें काफी बच्चे और ये हताहत हुए। वो मदरसा जो था वो तहरीक निफास शरीयत मोहम्मदी, TNSM चलाता था, जो टीएनएसएम, सूफी मतलब मोहम्मद वाला। हाँ हाँ वो चलाते थे। उस वजह से लोगों में बड़ा रोष आया। अच्छा। उसके बाद जुलाई 2007 में लाल मस्जिद वाला प्रकरण हुआ। अब्दुल राशिद और गानी की। तो जी हाँ बिल्कुल। अब उससे अच्छा। क्या हुआ कि ये जो एक अंडर करंट था लोगों के अंदर रोष, हम्म। ये और उबल गया, और उसके बाद से ये लोग जो अपने अपने एरिया में ये आंदोलन चला रहे थे कि भाई अमेरिकी कॉन्वॉयज को, सप्लाईज को टारगेट करना, इन लोगों ने इकट्ठा होकर सोचा कि अब इसको एक संगठन का रूप देते हैं। अच्छा। तो संगठन का रूप, एक बड़ी बैठक हुई जिसमें 40 लोगों की एक शूरा बनाई गई, हम्म। जिसमें ये 7 एजेंसीज के लोग थे। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ इलाके जैसे कोटल और हाँ डेरा इस्माइल खां, इन जगहों से लेके कुल 40 लोगों की ये काउंसिल, शूरा बनी। शूरा का मतलब काउंसिल। तो उन्होंने बैतुल्ला मसूद को अपना जो है वो पहला सुप्रीम कमांडर माना। इसमें और भी धड़े थे जो TTP के नाम से नहीं, बट जो तालिबान के साथ काम करते थे, जैसे हाफिज गुल बहादुर का ग्रुप था। उसके बाद मौलवी नज़ीर, मौलवी उमर, मौलवी फ़कीर मोहम्मद बाजोर वाले, मुल्ला फजलुल्लाह स्वात वाले। तो इन सब लोगों ने मिलके इसको संगठनात्मक रूप दिया। इसमें जो हाफिज गुल बहादुर और मौलवी नज़ीर थे, ये इस बात पे सहमत नहीं थे कि भाई हमें सीधा सीधा जो है वो पाकिस्तानी फौज को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये उनके मुसलमान। हिसाब से कि मुसलमानों की फौज है भाई, हमारा जो ध्यान है वो अफगान जिहाद पे ही होना चाहिए। इस वजह से वो लोग TTP में मुख्य रूप से शामिल नहीं हुए। तो फिर पाकिस्तान ने भी वो
किया कि गुड तालिबान बैड तालिबान। बट बैतुल्ला मसूद और फजुल्ला, मौलवी फकीर मोहम्मद, मंगलबाग, इन सब लोगों ने मिलकर टीटीपी को एक संगठन के रूप में खड़ा किया। और उसके बाद से और इन लोगों ने अपनी अपनी फोर्सेस को कंबाइन भी किया। एक तो इन्होंने संगठनात्मक रूप दिया टीटीपी को, ऊपर से टीटीपी ने लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी भी दी कि वो अपना संगठन अगर पहले से चलाते आ रहे हैं तो उसको भी चाहें तो एक तरफ मतलब उसको रख सकते हैं, और साथ में मतलब टीटीपी में भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे कई संगठन थे, कई तो नहीं मतलब दो चार बड़े, जैसे लश्कर ए इस्लाम मंगल बाग का, वो एफिलिएट था इनका, टीटीपी का, टीटीपी के साथ काम करते थे बट लश्कर ए इस्लाम के बैनर में। टीएनएसएम सूफी मोहम्मद का जो स्वात में था, जिनका काम हम्म। वो। तो इसी तरह बाकी और भी जो सुन्नी संगठन थे कट्टरपंथी, जैसे सिपाही साहबा, लश्कर ए झांगवी, इनका भी हम्म। यदा कदा कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन इन लोगों के साथ रहा। तो दिसंबर 2007 में इसने एक संगठन का रूप ले लिया। तो ये इनकी पृष्ठभूमि है एक तरह की। उसके बाद से फिर ये जो थे ये खुले तौर पे पाकिस्तानी फौज और सरकार के ऊपर हमले, इन्होंने, इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये अफगान तालिबान की मदद तो करते ही हैं, बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान में भी हमला करते हैं, वहां पर भी लड़ते हैं, और दूसरा ये पाकिस्तान में भी फौज के खिलाफ लड़ते हैं। हाँ, ये अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान दोनों ये डूरन लाइन को तो मानते ही नहीं है और दूसरे को एक जैसा ही सिमिलर डू मानते हैं। हाँ। हाँ देखिए, डूरंट लाइन को ना, यही नहीं, हम्म। डूरंट लाइन को ज्यादातर पश्तून ही पश्तून नहीं नहीं मानता है। मानते। अच्छा। तो इस वजह से अभी आपने देखा होगा, अभी कल कल परसों की तो बात है ना, वो वहां पे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चमन बॉर्डर पे इन चमन लोगों बॉर्डर के पे। बीच में हुआ, अफगान तालिबान ने जो है वो बमबारी की, और करीब 6 लोग मारे गए पाकिस्तान में। तो यही है मसला। बॉटम लाइन यही है कि जी डूरन लाइन को पश्तून नहीं मानते। तब तो पाकिस्तान ने इतने आर्थिक संकट को झेलकर जो डूरन लाइन पे फेंसिंग बनाई है उसको कभी ना कभी तो छोड़ना ही पड़ेगा इनको। देखिए पता नहीं, लेकिन वैसे डूरन लाइन को जो है, ये अफगानिस्तान में बड़ा एक राष्ट्रवादी मुद्दा है। अच्छा। जो अफगानिस्तान की कोई भी सरकार रही है ना आज तक, हाँ, इससे उसने पहले इसको जो नहीं माना है। हाँ हाँ, मतलब अगर आप उसमें भी देखें, पहले भी तालिबान ने बिल्कुल बिल्कुल। 1996 2001 से तब नहीं माना। उससे पहले अ, नजीबुल्लाह गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी नहीं माना। उससे पहले कम्युनिस्ट, उससे पहले अगर आप चले जाएं मोहम्मद किसी ने दाऊद नहीं माना, खान, किंग ने भी नहीं जहीर, माना। किसी ने नहीं माना, जहीर शाह हम्म। उन्होंने भी नहीं माना, अमरुल्लाह खान ने भी नहीं माना। तो हम्म। ये है, ये डिस्प्यूट तो इनका चलता ही रहता है। लेकिन अभी देखिए, इसी तरह जो टीटीपी है वो भी मतलब इसको बाइफरकेट नहीं करती कि ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। तो उनके तीन मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं कि मतलब थे कि पहला, अमरीकियों को, नाटो फोर्सेस को अफगानिस्तान से हटाना। दूसरा, यहूदियों को हटाने। पाकिस्तान, हाँ जी, दूसरा, पाकिस्तान में शरिया का कानून लागू कराना। तीसरा, पाकिस्तान की जो सरकार है जो उनके हिसाब से पूरी तरह से इस्लामिक नहीं है, और फौज, उनको हटाना, उन पे हमले करना। तो अब एक ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया कि अफगानिस्तान से चले गए अमेरिका और नेटो। अब दो ऑब्जेक्टिव जो हैं वो उसी पे तो फोकस करेंगे, और वो वही कर रहे हैं। अफगान तालिबान भी पाकिस्तान तालिबान का खुला समर्थन नहीं करता है मेरे हिसाब से। खुला अभी समर्थन देखिए, हाँ वो नहीं करता, उनकी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि उनका जो मेन अभी तक बैकर है अलायंस स्टेट्स में पाकिस्तान ही है। वो पाकिस्तान है। तो वो सीधा सीधा अभी उन पे मतलब उनको सपोर्ट नहीं करता। पर उसमें दूसरी बात ये भी है कि वो पाकिस्तान के कहने पे टीटीपी के कई सारे बेसेस और कमांड एंड कंट्रोल अफगानिस्तान में है। उनको भी वो नष्ट नहीं करते अफगानिस्तान, अफगान तालिबान, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब हमें जरूरत थी 2001 में, जब अमेरिका ने हमें हटाया, तो हमें जो आसरा देने वाले, हम लोग तो सारे पाकिस्तान गए, तो वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान था। तो आज जब उन्होंने हमें हमारी लड़ाई में मदद की, तो आज जब उनकी लड़ाई है तो चले हम उनकी मदद ना करें, लेकिन कम से कम उन पे हमला तो नहीं कर सकते। एक और ये बात आई है कि ये जो टीटीपी है पाकिस्तान तालिबान, ऐसे मूल रूप से तो है तो ये पाकिस्तान का ही, खैबर पख्तूनख्वा जी के बिल्कुल। क्षेत्र का, ये पाकिस्तान के अंडर स्टेट में आता है ये।
हाँ तो जी, ऐसी, केपीके पे और फाटा हाँ एरिया से मुख्य रूप जी, से इनके पाटा फाइटर्स आते हैं कैसे है, ज्यादातर। तो ये जो इसकी ऐसी कौन सी विचारधारा है जिस कारण ये लोग पाकिस्तान से अलग पड़े और इन खुला युद्ध छेड़ दिया इनके खिलाफ, या फिर ये कौन सी ऐसी इस्लामिक विचारधारा को मानते हैं ये लोग, कौन सी इस्लामिक विचारधारा को मानते हैं जिस कारण ये दूसरों से, ये दूसरे आतंकी संगठनों से कैसे अलग है ये? चलें पहले बात करते हैं कि ये किस विचारधारा को मानते हैं। हम्म। अब विचारधारा तो इनकी वही है जो अफगान तालिबान की है। अच्छा। और आप देवबंदी। भारत में बैठे हैं, हाँ, और ये विचारधारा वहीं से है जहां पे आप बैठे हैं, भारत से। बिल्कुल। सुन्नी इस्लाम में दो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वर्ल्ड में, अच्छा। बड़े प्रेस्टीजियस। अच्छा। पहला है अल अजहर कायरो, दूसरा दारुल उलूम देवबंद, भारत। बरेली। भारत सहारनपुर के पास देवबंद। अच्छा। हाँ, देवबंद, हाँ। दारुल उलूम देवबंद। अच्छा। जो तहरीक तालिबान है वो देवबंदी है। हम्म। और देवबंदी में भी ये लोग सुन्नी इस्लाम तो मानते ही हैं, उसमें हनाफी अच्छा। जो विचारधारा है, क्योंकि इसमें भी इंटरप्रिटेशन में भी हनबली होता है, हनाफी होता है वो। अगर उसमें जाएंगे तो उसमें तो बहुत पूरा एक लंबा दो लंबा है एपिसोड ये लग तो, बहुत जाएगा। इनके तो। तो मुख्य रूप से देवबंदी हैं और उसके बाद हनाफी है, मतलब हनाफी के अंदर देवबंदी आते हैं। उसमें हम्म। ये विचारधारा उनकी है। अब जो दारुल उलूम देवबंद के जो उलेमा थे जो भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान में गए, अच्छा। हाँ, जो मौलाना अब्दुल हक, उन्होंने वहां पे जाके मदरसा स्थापित किया। उसका नाम भी था दारुल उलूम हक्कानिया, अकोरा कटक में। तो ये विचारधारा जो है, या मुख्य केंद्र जो है पाकिस्तान में, अफगान तालिबान का भी और पाकिस्तान तालिबान का भी, वो है ये दारुल उलूम हक्कानिया अकोरा कटक में। अच्छा। तो मुख्य रूप से जो उत्पत्ति, ये जो मेन इंस्टीट्यूट है वो भारत में था, दारुल उलूम देवबंद में, जिसको 1865 में मौलाना नौतनवी और मौलाना नुमानी, इन्होंने स्थापित किया था। हम्म। और इसीलिए इनको देवबंदी कहा जाता है, क्योंकि देवबंदी जो शहर है, शहर नहीं मतलब कस्बा ही कहेंगे, हम्म। है, वहां से है, तो देवबंदी है। विभाजन के बाद जो उनकी एक शाखा, वहां के पढ़े हुए छात्र या जो फैकल्टी के लोग वहां पे जब पाकिस्तान गए, तो उन्होंने भी वहां जाके दारुल उलूम उलूम, ये हक्कानिया। अब आपको पता हो जो हक्कानी है, उनका जो नाम है वो भी इस मदरसे से आता है। नहीं तो अच्छा। हक्कानी कोई फैमिली नेम नहीं है, सरनेम वो इस नहीं है। मदरसे में पढ़े हैं, इसीलिए उनका नाम हक्कानी अच्छा, है। मदरसे जी, से जुड़े उनके हुए पे, इसलिए उनका सरनेम। हाँ हाँ, जो आ, ये हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक थे सिराजुद्दीन हक्कानी हकान के के फादर। फादर, हाँ, मतलब फादर, वो जलालुद्दीन हक्कानी, वो इस हाँ। मदरसे से पढ़े हुए थे, तो नाम उन वहां से लिया, हक्कानी। तो इमरान खान तो खैर मतलब कुछ भी कहते हैं कि ये तो एक क्लैन है, ये है, बट वो नाम मदरसे से है। तो ये इनकी इस्लामिक विचारधारा है। अच्छा, अब आपने दूसरा प्रश्न पूछा था कि कि ये कैसे कौन अलग से है। कौन से इस्लाम से, इस्लामिक विचारधारा से ये आते हैं, ये तो देवबंदी हो गया ना। हाँ, देवबंदी देवबंदी और ठीक है। हनाफी, हाँ उसके ठीक बाद है। हनाफी। अच्छा, फिर दूसरा आपने मेरा, ये पूछा कि हाँ हाँ, ये ये दूसरे कौन संगठनों दूसरे से कैसे अलग है। हाँ हाँ बिल्कुल, दूसरे आतंकी संगठनों दे, से ये कैसे अलग वो कहा जाए? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो पाकिस्तान है वो एक तरह का आतंकी संगठनों का एक, और उग्रवादी संगठनों का भी, क्योंकि और क्या? आतंकी में और उग्रवादी में फर्क होता है। ये एक बड़ा मॉल है, यहाँ पे अच्छा। सब मिलते हैं। तो इनमें भी चार कैटेगरी है, जो पाकिस्तान में जो उग्रवादी और अच्छा। आतंकी संगठन काम करते हैं, तो उनकी, अगर उनको आप मुख्य रूप से चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जो इंडियन फोकस ग्रुप है, कश्मीर जिहाद पे फोकस करते हैं, हम्म। पहला। वो आईएसआई के प्री हैं, उनको आईएसआई का वर्टिकल आर्म भी कहा जाता है, जैसे लश्कर ए तैयबा, जमात उद दावा, जैसे जैश ए मोहम्मद ये। मोहम्मद, हरकतुल जिहाद इस्लामी, हुजी, हिजबुल मुजाहिदीन। ये संगठन जो हैं ये आईएसआई के लिए काम करते हैं या आईएसआई के इशारे पे करते हैं, जैसे भी। इनका फोकस केवल इंडियन कश्मीर पे है।
और कहीं पे नहीं है खास। जी बाकी लोग संगठनों से ये लोग, जैसे जैश है, वो थोड़ा अलकायदा से भी मतलब उसके अच्छे संबंध हैं, पर जो ऑपरेशन है वो केवल इंडियन कश्मीर में जी। रहता है। ये पहली कैटेगरी हो गई जो इंडियन फोकस ग्रुप है। दूसरे हो गए सेक्टेरियन ग्रुप्स। सेक्टेरियन ग्रुप्स में कौन है? जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, जैसे जो खास, जैसे सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं सेक्टेरियन जी। ग्रुप्स में, उनको कहा जाएगा सिपाही साबा, लश्कर ए हम्म। जहांगवी। ये लोग शियाओं को टारगेट करते हैं, कादियानियों को, अहमदियों को, इनको टारगेट करते हैं। तो इनका फोकस इन लोगों पर है। ये दूसरी कैटेगरी। तीसरा है जो ग्लोबल जिहाद में बिलीव करते हैं, अल कायदा। अल कायदा इन इंडियन पेनिनसुला, वो। दूसरा आईएसके, इस्लामिक स्टेट इन खुरासान। वो पाकिस्तान में केवल इसलिए रहते हैं कि यहाँ रहने की स्थितियां उनके लिए अनुकूल हैं, उनको यहाँ ब्रीडिंग ग्राउंड मिलता है, रिसोर्सेज मिलते हैं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने में, हायर करने में लोगों को उनको आसानी होती है, इसलिए वो रहते हैं। पर मुख्य रूप से उनका फोकस पाकिस्तान नहीं है, ग्लोबल जिहाद है। ये तीसरी कैटेगरी हो गई। चौथे हो गए वो लोग जिनको सीधा सीधा डोमेस्टिकली ओरिएंटेड हैं, जो पाकिस्तान को फोकस करते हैं। वो हो गया तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो हो गए बलूच ग्रुप्स, अच्छा। जिनका फोकस है कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है उससे पहले हमें वास्ता नहीं है, हमें पहले पाकिस्तान सरकार से, फौज से लड़ना है। ये हमारा फोकस है। तो ये इस चार कैटेगरीज में डोमेस्टिकली ओरिएंटेड में टीटीपी आता है। तो टीटीपी को आप इंडियन ग्रुप्स जो हैं, इंडियन फोकस उनसे आप अलग मानिए, इनको आप सेक्टेरियन ग्रुप से अलग मानिए, और ग्लोबल आउटफिट्स जो हैं मतलब उनसे अलग मानिए। तो ये इस चौथी कैटेगरी में आते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। हम्म। अच्छा शॉपिंग मॉल है वहां पे। जी। बड़े हर बड़े तरह का सूट। संगठन जो है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। मतलब ये तो ये हुआ ना कि आप अगर एक रूम बंद करके बैठे हो, उसमें मधुमक्खी का छत्ता है, उसको हिलाओगे तो बाहर तो जाएगी मधुमक्खियां, दे, दूसरों को तो दे, काटेगी, लेकिन पहले आपको ही काट लेगी वो। देखिए देखिए, यही तो बात होती है। ये बात पहले किसी राजनेता ने भी कही थी कि अगर आप सांप को पालते हो अपने घर में और हाँ। ये सोचते हो कि वो पड़ोसी को काटेगा, मतलब इन, पर उसकी फितरत ऐसी है कि वो आपके घर में भी नुकसान करेगा। तो ये जो आप एक कट्टरपंथी विचारधारा को जब पालते पोसते हो, तो उसका मतलब केवल ये नहीं है कि वो केवल आप अपने एक जो पड़ोसी देश है उसी को दोगे या उसी को परेशान करने के लिए। वो अंतोगत्वा वो विचारधारा आपको भी नुकसान कर जाएगी। तो पाकिस्तान के आईएसआई के प्रिय फौज के तो ये वाले ग्रुप्स थे, इंडियन फोकस्ड ग्रुप्स। बट इस कट्टरपंथी विचारधारा से हुआ क्या है कि बाकी और संगठन, सेक्टेरियन ग्रुप्स और ये तहरीक तालिबान और ये सब भी खड़े हो गए, तो जो इनके लिए प्रॉब्लम है। एक बात तो अनंत है कि दुनिया से यहूदी जाने वाले कहीं नहीं है, यहीं पे रहने वाले हैं। नहीं देखिए, यहूदी, ये लोग, ये बात में ये लोग भी जानते हैं कि यहूदी कहीं नहीं जाने वाले, पर यहूदियों को विरोध करना ये इनका मतलब नेचुरल थिंग है। ये हाँ मतलब यहूदियों को अपना और नेचुरल पाकिस्तानी एनिमी करेगा ही मानते हैं, उसका तो विरोध। करेंगे ही करेंगे। तो ठीक है हाँ। भाई, वो करने से और सच्चाई क्या है? हम पाकिस्तान की राजनीति के अंदर देखते हैं, तो वहां पे आप देखोगे तो लाल मस्जिद का भी अच्छा रोल रहा है पाकिस्तान के, अगर पहले के समय में देखे तो। जब ये लाल मस्जिद के इस्लामाबाद में ये ट्रांसफर हुई, वहाँ इनका कैपिटल कराची से, बाद में लाल मस्जिद एक वहाँ पे धड़ा रहा, वहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट के, वहाँ पे आईएसआई के हेड भी जाते थे, सब जाते। तो बाद में लाल मस्जिद इनके एंट्री हो गई। तो देखते हैं कि इन्हीं लोगों ने इसको पाल पोस के बड़ा किया, और अब ये इनको खाने जा खा गया। नहीं देखिए, होता क्या है ना, हम्म। मुख्य रूप से ये संगठन जो बनाए गए थे, नहीं देखिए, लाल मस्जिद का तो मतलब सरकार ने वहाँ की पोषण नहीं किया था, पर वहाँ पे मतलब उस तरह के तत्व जो थे वो काफी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, हम्म। काफी इतने हो गए कि वो मतलब राजधानी के अंदर सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, तो भाई कुछ करना ही पड़ेगा उनके लिए। फिर होता क्या है कि देखिए, जब आपने, जैसे आज भी जो इंडियन फोकस्ड ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। बस वो इतना प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के लिए वो बुरा नाम लाते हैं, इनको एफएटीएफ लिस्ट में डलवा देते हैं। लेकिन वो उनके लिए काम के भी हैं, जैसे जो काम पाकिस्तानी फौज नहीं कर सकती वो उनसे करवाते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये ग्रुप्स जो हैं पाकिस्तान में, जो
खास तौर पे जनरल जियाउल हक के समय में ये जो एक कट्टरपंथी क्लाशनिकोव और ड्रग कल्चर ये सब जो आया ना, ये पाकिस्तान में भी ये कट्टरपंथी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को मतलब एक स्पेस मिल गया, और अब ये काफी व्यापक हो चुकी है। अच्छा। हाँ, तो अगर आप देखिए तो केवल मैंने तो अभी चार ब्रॉड कैटेगरीज बताई, इसके बाद उसमें बरेलवी भी हैं वहां पे, जो उनके भी अपने कट्टरपंथी संगठन, जैसे तहरीक लब्बाक लब्बैक। हाँ, लब्बैक वाले वो तो है ही। मतलब आप बता दीजिए, अगर आप फ्रांस के बारे में, आप इस्लामाबाद को तोड़फोड़ कर रहे हो, रावलपिंडी में तोड़फोड़ कर रहे हो, पेरिस में बैठे फ्रांस को उसको क्या फर्क पड़ता है? तोड़ो अपना देश, लगाओ आग। सजा किसको दे रहे हो? पाकिस्तान को दे रहे हो आप। नहीं, इससे फर्क पड़ता है ना। आप पाकिस्तान के जो मतलब यहूदियों के द्वारा बनाए गए जो स्ट्रक्चर हैं, जो भी विकास मतलब वैज्ञानिकों ने, उनके साइंटिस्टों ने बनाया, उसको तोड़ोगे तो यहूदियों को तो फर्क पड़ेगा ही। सही है, चलिए वो उसी में संतुष्ट हो रहे हैं तो अच्छी बात है। ये यही एक बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, पाकिस्तान में देखिए हुआ यही है कि ये जो कट्टरपंथी विचारधारा है, ये अब ये इतनी व्यापक हो चुकी है कि अभी नहीं, काफी समय पहले से भी अब ये इतनी व्यापक हो चुकी है कि अब इस जिनके ऊपर ये लोग वो अंकुश नहीं लगा सकते। और देखिए, इनके लिए ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा अगर नहीं, बलूच अपनी तरफ से प्रेशर बनाते हैं। बलूचिस्तान में सीपेक खतरे में आएगा, ऊपर से तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो वहां पे इन पे प्रेशर बनाएगा। राजनीतिक अस्थिरता है इस समय, इकोनॉमी का कुछ नहीं पता। तो ये इनको अब सोचने की बहुत सख्त जरूरत है कि अगर अब मतलब इसमें करना क्या है, या इसका जो एक मतलब सोल्यूशन क्या है। क्योंकि पहले ये लोग सोचते थे कि ये विचारधारा हम यहाँ पे पनपा रहे हैं, पर इसको फोकस कर देंगे भारत के खिलाफ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये विचारधारा पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हावी हो गई है। आप देख रहे हैं तो भारत में जो भी कई जगह ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है, जो ये जो आइडियोलॉजी के लोग हैं वो सड़तन से जुदा वाले। लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत हैवी हो गई, क्योंकि आप अब देखिए होगे तो वो श्रीलंका वाला, एक श्रीलंका के जो सिटीजन थे उनको वहां पे मार दिया लब्बैक वालों ने हाँ पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान के लिए कुल मिला के बहुत अच्छी बात नहीं है ये। हाँ, मतलब देखिए ये जो स्थिति बन रही है उनके यहाँ, मतलब इतनी सी अ, इससे मतलब नुकसान तो इनके देश का तो हो ही रहा है, साथ साथ में इनका जो एक ग्लोबल वो भी है ना, लोग अब ये समझते हम्म। जा रहे हैं पाकिस्तान जो है वो एक तरह का मकड़ जाल है, आतंकी मकड़ जाल। इसमें जो हाथ डालेगा बस वही होगा। तो पाकिस्तान को अगर मेन स्ट्रीम में रहना है तो उसको इस बात का आत्म अवलोकन अब करना पड़ेगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि वो अपने आप को फोकस कहाँ करना चाहता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है ना कि वहां पे ये जो संगठन है वो इतने ताकतवर हैं कि आप उनको केवल, अब जैसे भारत में अभी शायद कुछ हुआ था कि एक संगठन जो था उदयपुर में उसको हुआ भारत था ये। सरकार ने, नहीं नहीं, एक संगठन को पीएफआई, बैन कर पीएफआई, दिया गया। हाँ, पीएफआई, पीएफआई। हाँ जी जी, हाँ, पीएफआई। ये उसी के सब तो इंस्ट्रक्शन पर ये काम हो रहा था भारत में नहीं भी। नहीं, तो भारत सरकार ने बैन कर दिया, तो बैन भारत कर दिया, सरकार के लिए क्लोज हो गया। पीएफआई चैलेंज नहीं है। नहीं, वो हाँ इतना ना, वो खड़ा नहीं इतना था। बड़ा संगठन नहीं कहीं है वो कि वो खड़ा हो रहा था पूरे उससे देश पहले को, भारत सरकार ने दबा दिया उसको। तब भी मतलब सरकार को आप वो नहीं कर पाते। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ये संगठन इतने शक्तिशाली हैं कि वहां की सरकार और फौज के लिए भी वो चैलेंज है। बिल्कुल। ठीक है मनीष जी, तालिबान के विषय में आपने जो बताया, पाकिस्तान तालिबान के विषय में, और देखते हैं पाकिस्तान तालिबान किस प्रकार से पाकिस्तान सरकार के साथ डील करता है, और आगे इनके क्या बाद में रहते हैं इनके जो परिणाम, उसको देखेंगे हम। धन्यवाद मनीष जी आपका, आपने हमें समय दिया अपना जी कीमती। धन्यवाद, आपने बुलाया। नहीं, आपकी ये पहल बहुत अच्छी है कि आप विषयों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए, क्योंकि एक न्यूज आई जैसे कि भाई टीटीपी ने सीज फायर खत्म कर दिया, तो वो उसका पूरा एनालिसिस और ये करना, ये मतलब आपका काफी अच्छी सोच है। अ, क्योंकि किसी विषय के बारे में अभी क्या हुआ उसके पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड होता है पीछे, वो जरूर जानना चाहिए। और बिल्कुल। ये काफी अच्छा प्रयास है आपका, और धन्यवाद आपने दोबारा से मुझे आमंत्रित किया। और आपका भी धन्यवाद, जो आपने बड़े हमारे दर्शकों को इस प्रकार से पूरी गहन जानकारियाँ और हमें पूरी सहजता से इस चीज़ को हमारे सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।